वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। पीएम मोदी दो देशों की अपनी संक्षिप्त यात्रा में आज आखिरी चरण में यूएई में हैं। जर्मनी में G7 की बैठक के बाद उनकी इस संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर सबकी नजर थी, खासकर ये देखते हुए कि दोनों देशों के बीच में बड़ी व्यापारिक साझेदारी है। साथ ही भारत संयुक्त अरब अमीरात के आपसी संबंध और प्रगाढ़ता कई मायनों में महत्व रखती है। यूएई में शेख मोहम्मद बिन जायद नए शासक हैं। पीएम मोदी और उनकी मुलाकात के भी खास मायने हैं। तो ये मुलाकात बहुत अहम हो जाती है और दौरा भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका परिचय पहले उन सभी से करवा देते हैं। हमारे साथ इस समय सतीश कुमार सिंह, विदेश मामलों के जानकार। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुलरेज शेख बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गुलरेज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पवन शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सतीश कुमार जी, पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री विदेशों की यात्रा पर हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये दौरे हो जाते हैं। पहले जर्मनी पहुंचे और उसके बाद यूएई। हालांकि इन देशों से हमारे देश के संबंध भी बहुत अच्छे हैं, व्यापारिक संबंध खासकर बहुत अच्छे हैं। आपका तर्क? निश्चित रूप से ये यात्रा भारतीय कूटनीति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों में या पहले कुछ वर्षों में आपको ये बात नजर आई होगी कि गल्फ कंट्रीज में जो 7 महत्वपूर्ण देश हैं, उनकी राजनीति में भी बहुत मूलभूत परिवर्तन हुए हैं। और उनके जो इंटरनल डायनेमिक्स थे, जो इसराइल के विरुद्ध में या अन्य ये आपसी मतभेद थे, वो मतभेद भी बहुत हद तक कम हुए हैं। और वो सारे समीकरण जिस तरीके से वहां पर की राजनीति और कूटनीति बदली है, वो भारत के पक्ष में रहा। निश्चित रूप से कुछ महीने पहले भारत की अंदरूनी राजनीति को जिस तरह से हवा उन देशों में दी गई और उसका जो प्रभाव पड़ा, वो और उस पर जिस तरीके से भारत की सरकार ने और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरह से एक्शन लिया, वो भी काबिल तारीफ है। लेकिन तमाम इंटरनल फैक्टर्स को नजरअंदाज करते हुए अगर हम इंटरनल डायनेमिक्स को देखें कि भारत का कद जिस तरीके से महत्वपूर्ण हुआ है और G7 में भारत को जो इन्विटेशन आया, जो शिरकत करने का मौका दिया गया, वो इस बात की ताकीद है कि भारत का इंटरनेशनल इमेज वर्ल्ड जो भार हम कर सकते हैं, जो वजन है, वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है। और विश्व के तमाम बड़े देशों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण औद्योगिक देश है जिनकी जर्मनी में हुई है, और उसमें भारत का शरीक होना इस बात को डिफाइन करता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, चाहे रसायन यूक्रेन वॉर हो, चाहे क्लाइमेट चेंज की बात हो, चाहे ऑयल से जुड़े हुए कुछ मसले हो, उन तमाम चीजों पर भारत की भी है। तो अगर भारत की राय के बिना समस्या का हल खोजना मुश्किल है। तो कूटनीतिक रूप से हम अगर ये कहें कि G7 की मीटिंग और उसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री की उन दो देशों में यात्रा हर तरीके से कूटनीति के लिए, भारतीय विदेश नीति के लिए, विश्व राजनीति के नक्शे कदम पर बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम कदम माना जा सकता है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण कदम है। गुलरेज जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। वहाँ पर जिस तरीके से पहुँचे हैं, क्योंकि यूएई से कैसे संबंध है भारत के बहुत पहले से पता। उससे पहले जर्मनी में प्रधानमंत्री थे। जर्मनी में जी सम्मेलन बैठक में प्रधानमंत्री शामिल हुए। उसमें शामिल होना ही बहुत बड़ी बात है भारत के लिए। और उन देशों के साथ में जो देश उस सम्मेलन में पहुंचे थे, बहुत बड़ी बात हो जाती है आपके मुताबिक, क्योंकि आप बीजेपी का पक्ष यहां पर रख रहे हैं। क्या खास है भारत के लिए और क्या कुछ मिल सकता है भारत को उन देशों से? कैसी मदद मिल सकती है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, या फिर संबंध दोनों देशों के? देखिए काजल, किसी जमाने में ये बात हुआ करती थी कि भारत के लिए G7 जैसे ब्लॉक से अंदर शिरकत करना एक बड़ी बात हुआ करती थी। अब वह स्थिति नहीं है। अब भारत जो है वो छोटे देशों में बड़ा देश नहीं है, बड़े देशों में बड़े देशों की शुमार में आता है और अग्रणीय पंक्ति में रहता है। तो G7 में उनको बुलाना जरूरी था।
क्योंकि उनके हित हमसे जुड़े हुए हैं और वे भी ये बात जानते हैं कि जो चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर है उसमें भारत के पास तुरुप का इक्का है। जिस तरफ हिंदुस्तान होगा वह जो ग्लोबल नया जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर बनेगा वो उसमें विजयश्री होगा, वही पक्ष होगा जहां हिंदुस्तान बैठेगा। तो उनके लिए जरूरी था हमको बुलाना, अर्थव्यवस्था के मद्देनजर भी और सामरिक के विषयों के मद्देनजर भी, क्योंकि चीन जो है वो बड़ी चुनौती है न केवल हिंदुस्तान के लिए अपितु G7 के सभी देशों के लिए भी। जहां तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का मोदी जी का ये दौरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनका पहला दौरा है मोहम्मद बिन जायद के जो राष्ट्रपति बनने के उपरांत। इनके पहले इनके जो भाई थे उनकी डेथ कुछ दिनों पहले हुई, तो उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करनी है। और जो नए राष्ट्रपति बने हैं जो हिंदुस्तान के दोस्त हैं, मोदी जी से काफी करीब हैं, MBZ जिसको कहते हैं, मोहम्मद बिन जायद, तो उनसे भेंट भी करनी है, उनको शुभकामनाएं भी देनी है। प्लस ये मत भूलिए काजल कि कुछ दिनों पहले ही हिंदुस्तान ने FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ, और इसके बहुत आप ये देखेंगे कि विस्तृत परिणाम दिखेंगे आर्थिक तौर पर। और दोनों देशों के बीच में आप मानकर चलिए कि कुछ ही सालों में जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो दुगना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर एक वो नई ग्रुपिंग बनी है कुछ दिनों पहले तक, जिसको कोई फॉर्मल नाम तक नहीं दिया गया था, उसका इंस्टीट्यूलाइजेशन शुरू हो गया है। पहले उसको क्वाड कहते थे, मिडिल ईस्ट क्वाड कहते थे, जिसमें 4 देश थे, हिंदुस्तान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल। अब उसका इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुरू हो गया है, वो संस्थागत होना शुरू हुई है। उसका नाम भी आ गया है I2U2। I2 मतलब इंडिया और इजराइल, और U2 मतलब UAE और यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप ये देखिए कि इकोनॉमिक रूप से आप देखें तो भी ये भारत बहुत महत्वपूर्ण है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, भारत बहुत महत्वपूर्ण है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए भी और UAE के लिए भी। और जितनी ग्रुपिंग बन रही हैं ये एक तरह की सोच वाली कंट्रीज की बन रही हैं जो ग्लोबल ऑर्डर में एक तरह से चाइनीज हेजेमनी को रोकना चाहते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जहां तक बात करें तो वो इतना ज्यादा उस चीज में नहीं इंटरेस्टेड है, लेकिन वो भारत के साथ अपने आप को अलाइन करना चाहता है। वो चाइना को रोकने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी वह यूनाइटेड स्टेट्स के कैंप का सदस्य है। और खाड़ी के अंदर जो GCC का ब्लॉक है वो पूरा के पूरा जो खाड़ी को कवर करता है आर्थिक रूप से भी और सामरिक प्रभाव में भी, वो US कैंप में आता है। अब आप देखिए कि I2U2 में यूनाइटेड स्टेट्स है, हिंदुस्तान है, इजराइल है और UAE है। तो भारत जो है वो न्यूट्रल है, वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखता है, लेकिन बाकी 3 जो देश हैं वो US हेजेमनी के अंदर, US कैंप के अंदर है। G7 को देखें तो सारे के सारे जितने भी देश हैं वो US कैंप के हैं, वहां भी हिंदुस्तान को बुलाया गया। तो अब आप समझिए कि हिंदुस्तान की महत्ता कितनी है, कितना महत्वपूर्ण है वैश्विक पटल पर मोदी जी के नेतृत्व वाला हिंदुस्तान। ठीक है पवन शर्मा जी, आपका रिएक्शन। अब विदेशों में अगर कोई कार्यक्रम होता है, कोई सम्मेलन होता है, तो वहां पर भारत को इनवाइट किया जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया जाता है। पहले अगर ऐसा कभी होता था तो ये सौभाग्य होता था भारत के लिए, लेकिन अब उन देशों की मजबूरी हो जाती है, एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि वो जो देश हैं अब भारत के साथ में संबंध रखना चाहते हैं, उन संबंधों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शक्तिशाली भारत हो रहा है, कांग्रेस का तर्क। देखिए काजल जी, भारत पहले भी शक्तिशाली था, आज भी है, आगे भी रहेगा। बड़े शर्म की बात होती है जबकि कोई कहता है कि भारत का उदय 2014 के बाद ही हुआ है। भारत पहले भी शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आता था, अपनी अलग महत्वता थी। और भारत के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, राजीव गांधी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, इंदिरा गांधी, सब ने अपनी अपनी भागीदारी अपने हिसाब से निभाई है। लेकिन इन दिनों में क्या देखने को मिल रहा है कि सिवाय ब्रांडिंग के, भारत की ब्रांडिंग नहीं हो रही, वहां मोदी जी की ब्रांडिंग की ज्यादा चिंता होती है इन लोगों को। जबकि उन लोगों को ये देखना चाहिए कि भारत की ब्रांडिंग के बजाय मोदी जी की ब्रांडिंग को कम, जबकि भारत की ब्रांडिंग को ज्यादा महत्वता देनी चाहिए। आज जब ये अभी अब बात करें I2U2, अरे I2U2 का नाम बदलने से क्या हो जाएगा? भारत तो पहले भी महत्वपूर्ण था, आज भी महत्वपूर्ण है। आप कहीं भी देखें, जो हमारी विदेश नीति है, जब से मोदी जी आए हैं, इनकी विदेश नीति के कारण हमारे आसपास के जितने भी देश हैं
वो सब हमारे आज की डेट में दुश्मन बने हुए बैठे हैं। चाइना का देख लो, श्रीलंका देख लो, पाकिस्तान देख लो, नेपाल भी आज हमारी विदेश नीति के कारण एक अलग थलग सा पड़ गया है। आप उनको जोड़ के रखिए। चाइना जो है हमारी सीमा पे आक्रमण करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप कहाँ विदेश नीति की बात कर रहे हैं? अपना मुंह में मिर्चू बनने वाली बात हो रही है। पहले अपने घर को संभालिए। अब यूएई ने पहले बीच में आपने देखा होगा जब ये भाजपा के प्रवक्ताओं ने कुछ अनाप शनाप बका, उसके एवज में उन्होंने जब धमकी दी तो इनको बाहर करना पड़ा उनको। तो आप देखिए आंखें कौन दिखा सकता है? हमारे हिंदुस्तान को पहले किसी की हिम्मत नहीं थी आंख दिखाने की, और आज हर कोई उनको आंख दिखाने की कोशिश करता है। तो अपनी विदेश नीति की ये फेलियर है, आप इसको हिम्मत मानिए। मोदी जी अपने आप को नेता लेकिन मानिए, पवन अपने आप शर्मा को जी ब्रांडिंग कर रहे जो हैं, गलत था भारत की भी आंखें करें। उसी के लिए दिखाई थी। पवन शर्मा जी, मुझे पता है आप प्रवक्ता की बातें कर रहे हैं, नुपुर शर्मा की बातें कर रहे हैं। जो गलत था आंखें उन्होंने, देशों ने क्या, कांग्रेस ने भी दिखाई थी। वो तो पार्टी से बाहर करने की बात तो विपक्ष ने भी कही थी, आप अगर उस चीज को लेके आ रहे हैं तो। लेकिन किया था जब 10 दिन तक शांत रहे, कोई कुछ बोला नहीं, जब बवाल हुआ तब इनको सब कुछ करना पड़ा अपनी डैमेज कंट्रोल के लिए। और उसमें भी उन्होंने कहा कि ये हमारा कोई पर्सनल मैटर नहीं है, भाजपा का मैटर है। अरे सरकार हिस्सा है भाजपा, तो भाजपा का मैटर क्या हुआ है? सरकार का हिस्सा हो गया। और उसमें उन लोगों ने कहा कि अब माफी मांगी, जो भारत सरकार क्यों माफी मांगेगी? अगर माफी मांगनी है तो भाजपा के लोग मांगे, जिनकी वजह से भारत की ये उन्होंने इस हालात पे पहुंचा दिया। मोदी जी ट्रंप के लिए वोट मांग सकते हैं, विदेश नीति का टोटल फेलियर है वो। आप देखिए, भारत को ताकत मिलेगी पवन शर्मा जी? ये जो दौरा भारत है को विदेशों ताकतवर का दौरा, पवन शर्मा जी एक मेरा सवाल है, ये जो विदेशों का दौरा प्रधानमंत्री को, भारत को ताकत मिलेगी? कांग्रेस समझती है इस चीज को? देखिए भारत, हम हमारे एज ए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वहां गए हैं और हम चाहते हैं कि भारत को ताकत मिले, और पहले भी मिलती है और आगे भी मिलेगी। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुमुखी विकास हुआ है हर जगह पे। आज नहीं हुआ, सिर्फ 8 साल में भी विकास नहीं हुआ है, और शक्तिशाली भारत 8 साल में नहीं हुआ है। भारत के पास आज भी विश्व की 2 नंबर की सेना है, जो पहले से हो रही है, आज की 8 सालों में नहीं हुई है। तो शक्तिशाली भारत है और रहेगा। ठीक है सतीश कुमार जी, मेरा सवाल अगला आपसे होगा। जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं और भारत शक्तिशाली, ठीक है, ठीक, भारत शक्तिशाली आज से नहीं बल्कि पहले से है। हालांकि वो जाहिर सी बात है पहले से ही है, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं, नए नए समझौते हो रहे हैं उन देशों के साथ में, भारत के नए नए समझौते हो रहे हैं, व्यापार को लेकर हो, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, दोनों देशों के संबंध को लेकर हो। लेकिन अब उनका कहना है कि ये प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग हो रही है, भारत की नहीं हो रही है। ये हम सभी जानते हैं और पवन शर्मा जी को बड़े ही लगन से सुनते हैं अलग अलग चैनलों पर। वे अच्छे नहीं, बहुत ही अच्छे बुद्धिजीवी भी हैं और चीजों को उनको समझ भी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि पार्टी के परिपाटी से बंधे होने के कारण से कुछ ऐसी बातें भी कहते हैं जिससे आम जनता उसे कबूल नहीं कर पाए। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देखिए, पिछले, अगर हम ये माने कि भारत आज शक्तिशाली हो गया, ये भी कहना बिल्कुल गलत है। भारतीय विदेश नीति की शुरुआत आजादी के पहले से हुई और उसका शक्ल और स्वरूप भी उसी समय से बनकर आया। हर एक फेज में हम लोग विद्यार्थी को पढ़कर ये पढ़ाते भी हैं कि 6 फेज को हम लोग उसमें बांटते हैं। लेकिन जो छठा फेज है जिसे 2014 के बाद अभी तक चला आ रहा है, उस फेज में आप देखें कि भारत पहले रिलक्टेंट पावर हुआ करता था। रिलक्टेंट पावर की अपनी शक्ति का अंदाजा दुनिया को नहीं दिखा पाने में सक्षम हो पाता था। अपवाद अगर बांग्लादेश युद्ध को ले लें, लेकिन आज की तारीख में अगर बताएं कि जिस तरीके से यूक्रेन और रशिया क्राइसिस पर पूरी दुनिया का दबाव भारत पर है, भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है उसका दबाव है, अमेरिका का दबाव है, यूरोपियन यूनियन का दबाव है, तमाम यूरोपीय देशों का दबाव है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के विदेश मंत्री ने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए जो दो टूक जवाब दिया और एक अस्थायी पॉलिसी का निर्माण किया। क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ है। भारतीय विदेश नीति के अगर जानकार होंगे, किसी से भी पूछा जा सकता है कि भारत ने अपना असर्टिवनेस, अपनी बल को, अपनी शक्ति का प्रदर्शन इसके पहले इतने खुले अंदाज में कभी नहीं किया। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव की हम बात करते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग नहीं हो रही है, देश की ब्रांडिंग हो रही है। डायस्पोरा स्टडीज की बात करें, पहले भी प्रधानमंत्री जाते थे, भारतीय समुदाय से मिलते थे, लेकिन वो समुदाय इतना छोटा और एलिटिज्म होता था कि वो व्यापक रूप में उसे कवर नहीं कर पाता था।
मोदी मोदी ठीक और है सतीश जो कुमार बातें जी, उस वक्त जो फैक्ट हैं वो आपसे समझेंगे। जो फैक्ट हैं इस दौरे को जी लेकर, यूएई में प्रधानमंत्री गए हैं, कौन कौन सी वो चीजें जिसको लेकर फायदा हो सकता है? क्योंकि देखिए क्योंकि देखिए सबसे देश भी महत्वपूर्ण चाहता है, तो देश भी हमारा चाहता है फायदा दूसरे देशों से संबंध अच्छे हों और फायदा अच्छा हो। जी और चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरियों को लेकर हो, या फिर किसी भी चीज को लेकर हो, चाहे वो जर्मनी की बात हो या फिर यूएई की बात हो। निश्चित रूप से आर्थिक देखिए भारतीय हम्म। विदेश नीति का चाहे किसी भी देश की विदेश नीति का जो मेरुदंड है, जो हम्म। स्पाइनल कोड है, वो आर्थिक शक्ति है। और निश्चित रूप से विदेश नीति की सोच होती है कि कैसे हम अपने आर्थिक संवर्धन को, अपनी आर्थिक शक्ति को निरंतर आगे बढ़ाएं। और उसी कदम में ये इस विषय को देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत एक इमर्जिंग पावर के रूप में मेक इन इंडिया की जो शुरुआत बड़े ही क्राइसिस पीरियड में हुई और उसको एक नए मुकाम तक ले जाना, उसे एक नई ऊंचाई तक ले जाना, उन तमाम चीजों को करने में ये विजिट बहुत ही कारगर साबित होगा। हम जानते हैं कि हमारा जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं, चाइना से सीमा विवाद के कारण से वो निश्चित रूप से प्रभावित हुए हैं। तो उसका अल्टरनेटिव व्यवस्था उन यूरोपीय देशों से खोजना, फिर फिलहाल जो मिक्स्ड इकोनॉमी, जिस एनर्जी की हम बात करते हैं, पेट्रोलियम और डीजल और बाकी सारी चीजों की अभी आने वाले वर्षों में उसकी जरूरत है उसकी। तो उन चीजों को भी सुनिश्चित करने के लिए ये मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। निश्चित रूप से उसमें राजनीतिक फूट भी मान सकते हैं कि जिस तरीके से विवाद हुआ, उस विवाद को भी एक खत्म करने की कोशिश और उस संवेदना के साथ उन्हें रीअसर्ट करने की कोशिश कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन उन तमाम चीजों के बावजूद भी आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। तो ये इस आईने में हम इसे देख सकते हैं। ठीक है गुलरेज जी, सवाल मेरा आपसे होगा, पवन जी का जवाब आप कैसे देंगे? हालांकि वो उपलब्धियां आपने पहले गिना दी थी, कौन कौन से फायदे इस दौरे से होने वाले हैं वो भी आपने पहले बता दिया था। पवन जी का जवाब कैसे देंगे, क्योंकि कई सवाल उन्होंने उठाए हैं इस दौरे को लेकर भी। नहीं, पवन जी का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि इस देश की एक परिपाटी रही है कि जब भी विदेश नीति का प्रश्न उठता है तो सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष की पार्टी एक हो जाती है। लेकिन इस बार हमको ऐसी चीजें दिख नहीं रही है। मैं स्मरण कराना चाहूंगा 2013 में जब यूपीए सरकार थी सरदार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, उस जमाने में चाइना ने हमारे बहुत सारे एरियाज में घुसपैठ की थी और राजनाथ सिंह जी उस समय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे बीजेपी के। चाइनीज एनवॉय मिलने के लिए राजनाथ सिंह जी से आए थे भाजपा कार्यालय, और उनका एक ही जवाब था राजनाथ सिंह जी का, जो मत भारत सरकार का है, जो स्टैंड भारत सरकार का है वही मेरा और मेरे दल का है। लेकिन दुर्भाग्य है आज के समय कि विदेश नीति जैसी चीज में भी दलादली से ऊपर ये नहीं उठ पा रहे। तो मुझे बताने की कुछ इनका जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझता है कि यदि मैं जवाब देता हूं इनकी बात का तो मैं इनकी बातों को एंटरटेन कर रहा हूं, जो कदापि नहीं करूंगा विदेश नीति और देश की रक्षा के नाम पर। पवन जी आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि वो फैक्ट बता रहे हैं। उनका कहना है कि वो फैक्ट रख रहे हैं इस दौरे को लेकर भी और देश को लेकर भी वो फैक्ट सामने रख रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है शायद मनोरंजन हो रहा है। थोड़ा सा मैं एक और ऐड कर दूंगा। तो पवन जी मैं दो बात बताऊंगा। देखिए जब चाइना ने, जब मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी मुझे सब लोगों को पता है कि वहां उस टाइम पे भी अपने कैंप लगाए थे और भाजपा के प्रवक्ताओं ने जो बातें हिंदुस्तान की सरकार के लिए कही थी वो शायद आपको पता भी नहीं होगा, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं। उस टाइम पे अगर आप कह रहे हैं कि राजनाथ सिंह से मिलने उनका डेलीगेशन आया, अरे भाई किसी का भी देश के अगर कोई डेलीगेशन मिलने आता है तो मैं सरकार के साथ में हूँ, तो क्या मैं उस टाइम विद्रोही हो जाऊंगा? नहीं, मेरी पॉलिसियां है, जो कांग्रेस की अगर पॉलिसीज है वो सरकार के साथ में है। लेकिन सरकार किसी चीज को माने तो सही। सरकार तो कहती कि ना कोई हमारी सीमा में कोई आया है, ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा था, ऐसे कोई 40 हमारे सैनिकों को भी उनको मार के चला गया। आप बात कहाँ की बात कर रहे हैं? इतना कमजोर देश कभी पहले नहीं था जो आंख में आंख मिला के बात करता था। आज चाइना के नाम पे चाइना का चैन बोलने को तैयार नहीं है हिंदुस्तान, ऐसा क्या हो गया? ठीक है कुलरेज जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए, जल्दी बोलिए।
देखिए, मैं इनको थोड़ा सा बताऊंगा कि 2017 में जब डोकलाम क्राइसिस हुई थी और डोकलाम में हमारी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है उसके आमने सामने खड़ी थी आंखों में आग डालकर। उस समय श्रीमंत राहुल गांधी अपने जीजा जी के साथ चाइनीज एनवॉय से मिलने गए थे दिल्ली में, और इनके तमामों राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने क्या कहा था कि नहीं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल मिलने नहीं गए हैं। और जब ये हुआ कि अंततोगत्वा जब चीनी सरकार ने अपनी वेबसाइट पे फोटो जारी किए कि राहुल गांधी उनसे मिलने आए चीनी एनवॉय से, तभी इन्होंने इस बात को स्वीकार की। तो जिस समय हम चाइना से बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, सेना आंखों में आंखें डाल खड़ी थी, गुलरेज जी वो तब मुद्दा भाई नहीं है, साहब उसको ऐड आपका मत करिए। स्टैंड भारत गुलरेज जी सरकार का स्टैंड वो नहीं था। मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा नहीं है, उसको ऐड मत करिए, वो बात पुरानी हो ये जो चुकी कह है रहे हैं और ना उस कि पर बहस भी हमारा हो चुकी है ना कई ना बार। ना 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 काजल काजल, ये आपको बना सकते हैं, मुझे नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ये अभी क्या कह रहे थे कि नहीं, हमारा बना तो स्टैंड मुझे भी वही नहीं सकते, बना तो मुझे भी नहीं सकते, फैक्ट मुझे भी पता है, वो बना मुझे भी नहीं सकते हैं। वो जो ये बोल तो रहे हैं हम वो भाई भी साहब मुझे पता है और आप जो बोल रहे हैं वो भी मुझे पता है। ये क्या बस मैंने कह इतना रहे थे कहा अभी कि कि आप उस हमारा मुद्दे को स्टैंड मत वही लेकर था, आइए, वो भारत पुराना हो सरकार का चुका भाई है। साहब नहीं था आपका। हाँ लेकिन आप, मैं देखिए, यदि आप इस दृष्टि से देखिए कि हाँ। भारत के पावर का राइज कैसे हो रहा है, और आप इसमें देख सकते हैं किस उत्सुकता के साथ ग्लोबल लीडर्स मोदी जी से मिलना चाहते थे। ये मोदी जी की स्ट्रेंथ भी है और देश की स्ट्रेंथ भी है, और देश की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। इस चीज को लेकर हम सबको खुश होना चाहिए। और आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी की जो फ्रीडम है, जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उसको मैनेज कर रहा है। अब रशिया से तेल खरीद रहे हैं, अभी तक हमने रशिया को कंडम नहीं किया है। जितने प्रस्ताव रशिया के खिलाफ लाया है यूनाइटेड स्टेट्स, इन सब से हम एब्सटेन हुए हैं, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न खेमा हमको बुला रहा है अपने कार्यक्रमों में। हम ब्रिक्स में भी हैं जहां ठीक है, रशिया बैठा है। तो ठीक आप ये देखिए कि भारत का महत्व मोदी सरकार ने किस प्रकार से बढ़ाया है वैश्विक पटल पर। ठीक है। सतीश कुमार जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपसे और समझने की भी कोशिश करेंगे। पहले का देख लें, पहले की सरकारों को देख लें और अब पिछले 8 साल को देख लें। जो भारत के संबंध विदेशों के साथ में रहे हैं, पहले के संबंध देख लेते हैं और अब इस बीच के देख लेते हैं, उनमें फर्क क्या लगता है आपको? देखिए, हमने शुरू में भी कहा कि एक निर्णायक की भूमिका में भारत अब दिखाई दे रहा है। अगर 8 सालों में 8 साल छोटा समय नहीं होता, और भारत का शक्ल बदलने में, शक्ल पहले से बदल रहा था, आप निश्चित रूप से मानते हैं, लेकिन ये 8 साल बहुत ही महत्वपूर्ण रहे। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम पार्टीगत विदेश नीति को नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन कुछ सच्चाइयां भी हैं कि 2012 में जब इनकर्सन चाइना के द्वारा हो रहा था, और इनकर्सन में डिफेंस मिनिस्टर एंटोनी और बाकी विदेश मंत्री जो थे, वो अलग अलग भाषा में बातचीत कर रहे थे, जो अब दिखाई नहीं देता। अब वो कैबिनेट सिस्टम की एक परंपरा है कि भाई अगर एक मंत्री, कैबिनेट मंत्री कुछ बात कर रहा हो, तो कम से कम दोनों में विसंगतियां नहीं होनी चाहिए। वो विसंगतियां अब दिखाई नहीं देती। तो भारत के प्रधानमंत्री की जो सोच है, वो सोच नीतियों में दिखाई दे रहा है। और जो बदलाव की हम बात कर रहे हैं, बदलाव सबसे पहला कि आउटरीच दुनिया में, अफ्रीका के कई ऐसे देश थे जहां पर भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे नहीं थे, तो भारत ने उस आउटरीच को बढ़ाया है और देशों को जोड़ने की कोशिश की। इंडो पैसिफिक को, जो नया कॉन्सेप्ट एशिया पैसिफिक था, वो एशिया पैसिफिक से वो इंडो पैसिफिक बना भारत की शक्ति के कारण। तो विदेशों में मजबूती, विदेशों में कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विदेशों में मजबूती हुई है और भारत शक्तिशाली हुआ। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया सतीश जी, बहुत शुक्रिया गुलरेज जी, पवन जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पीएम मोदी का यूएई का जो दौरा है, भले ही बहुत छोटा हो, बहुत संक्षिप्त हो, लेकिन इसका वहां पर जो महत्व है बहुत बड़ा हो जाता है। केवल वाणिज्य आर्थिक पहलू को लेकर नहीं, बल्कि भारत के खाड़ी अरब जो देश है उनके साथ जो सौहार्द रिश्ते हैं उसको कायम रखने के लिए बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।